सवालों के सिलसिले में सबसे पहले जो यूएस फेड की बैठक के आउटकम का सभी को इंतज़ार है। हमेशा आपसे जब भी बात होती है तो फंडामेंटल चाल बाजार की किस तरह आगे बढ़ सकती है और फिलहाल बाजार किस तरह से इस आउटकम को देख रहा है, आपका आकलन क्या कहता है? हमारी विचारधारा ये कहती है, तो पहले तो इस हफ्ते मेरे ख्याल से आज देर शाम एफओएमसी यानी कि यूएस फेड की बैठक, फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, इनका निर्णय आएगा ब्याज दरों को लेकर के। और जिस प्रकार की परिस्थिति माननीय राष्ट्रपति ट्रंप ने खड़ी की है अमेरिका में, धीमापन आने वाले समय में आएगा ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। शायद मंदी की चपेट में भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था जा सकती है, ऐसा अनुमान लोग लगा रहे हैं। और महंगाई दर में शायद थोड़ा बहुत इजाफा हो, ऐसा भी अनुमान लगा। अब उस परिस्थिति में हमारा ये मानना है कि आज शाम को किसी प्रकार की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, शायद इस बात पर तो चर्चा नहीं होगी या ब्याज दरों में कटौती नहीं आएगी। माननीय चेयरमैन पॉवेल साहब विराम लेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। और आने वाले दिनों में ये नीतियां जो राष्ट्रपति ट्रंप ने अमल में रखी हैं, उसको लेकर के अमेरिका की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का असर आता है वो मुआयना करेंगे और उसके पश्चात मेरे ख्याल से निर्णय लेंगे कि क्या कटौती होनी है या नहीं होनी है ब्याज दरों में। आज देर शाम उम्मीद कम है, लेकिन दूसरी तरफ ये विचार भी हो रहा है कि जो परिस्थिति और जो लोगों में थोड़ा बहुत संकोच पैदा हो रहा है, उसको दूर करने के लिए एक सेंटिमेंटल रेट कट भी आ सकती है, लेकिन उसकी गुंजाइश बहुत कम है। साहब मेरे साथ बंगाल से जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? हाँ सर, गुड मॉर्निंग मैडम। सर टीवी की आवाज कम करके मुझसे आप फोन पर बात करेंगे। ओके। ओला इलेक्ट्रिक खरीदे हुए हैं क्या? हाँ जी मैडम। बताइए किस भाव पे लिया है? खासे परेशान भी होंगे। हाँ, 79 का भाव है, बाइंग प्राइस है और 1400 क्वांटिटी है। तो अब बताइएगा आपने क्या प्लान कर रखा है इसमें आगे? सलाह तो आप मांगना ही चाहते हैं, लेकिन किस दिशा में सलाह चाहते हैं? कब तक रुकने की सलाह आपकी मंशा है? 1 ईयर तो मैं टाइम दे सकता हूँ। 1 ईयर। कितना? 1 ईयर। 1 ईयर टाइम देना चाहते हैं? हाँ जी। चलिए, काफी वरुण, बहुत ज्यादा इनमें पेशेंस है मेरे ख्याल से, है ना? बट आई थिंक निवेश का भी नजरिया हो सकता है इनका। मेरे ख्याल से आपको इनसे एक चीज और पूछना चाहिए था। हाँ। ओला की गाड़ी ली है क्या? ये भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि पेशेंस वहां भी शिव प्रसाद जी ली है क्या? ओला की तो नहीं है। नहीं है, ओला की गाड़ी नहीं ली, लेकिन स्टॉक ले लिया। गौरांग स्टॉक लेके ये फंसे हैं। अब बताइएगा, 1 साल का समय देना भी चाहते हैं। देखिए कविता जी, पहले तो जब आईपीओ आया था तब हमने हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर बहुत ही स्पष्ट रूप से ये राय दी थी, और आईपीओ नोट द्वारा कविता हमने सब्सक्राइब का रिकमेंडेशन दिया था। ये डिस्क्लोजर है ओला इलेक्ट्रिक पर हमने, लेकिन वो उस निवेश की राय के साथ साथ हमने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर आप आखिरकार निर्णय लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक में निवेश करने के लिए, तो आपका नजरिया 2.5-3 साल का होना चाहिए। क्योंकि जब आईपीओ आया था, शायद वरुण मेरी मदद कर सकते हैं, उस समय भी 1500 करोड़ के आसपास का नुकसान था। वो शायद अभी और बढ़ गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो इन्होंने पिछले साल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है, वो लोगों तक पहुंचने के लिए और मेरे ख्याल से शायद 6 या 7 महीने लगेंगे। तीसरी बात जो इन्होंने रखी थी सामने, वो है बैटरीज की जिगा फैक्ट्री। वहां पर भी निर्णायक तरीके से कुछ हुआ नहीं है। अब 3 नकारात्मक बातें मैं बताता हूं। पहले तो 10,000 से ज्यादा कंप्लेंट है ओला इलेक्ट्रिक के सामने उपभोक्ताओं की तरफ से, करीबन 10,000 कंप्लेंट, जो मेरे पास जानकारी, कितनी सही कितनी गलत वो मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ कुछ मैनेजमेंट को लेकर के, डिस्क्लोजर्स को लेकर के कुछ फटकार इनको मिली थी। और तीसरी तरफ कंपटीशन निरंतर 2 व्हीलर ईवी सेगमेंट में बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो दर्शक है, निवेशक है, वो बता रहे हैं कि उनके पास 1 साल का समय सीमा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन नुकसान में से मुनाफे में नहीं आ जाएगी कंपनी। और मैं ये भी हिदायत दूंगा मैनेजमेंट को कि कृपया करके बातों की शब्दों को और शब्दावली को गोल गोल घुमा करके
काम मत कीजिए। आप निर्णायक तरीके से अपने कामकाज पर ध्यान दीजिए और नुकसान किस प्रकार से कम होगा उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिछले 3 महीने के महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े निकाल करके देखें कविता, तो जनवरी में अच्छा खासा आंकड़ा था, फरवरी और मार्च में करीबन 40 से 50% की कमी हुई है महीने दर महीने जो इनके स्कूटर्स बिकते हैं उसमें। और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जहां तक 1-1.5 साल का नजरिया है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस स्टॉक में ज्यादा कुछ होगा। इसके अलावा एस्टैब्लिश प्लेयर्स विथ बोथ प्रोडक्ट्स, आइस इंजिन्स एंड ईवीज, स्थापित कंपनी आपके पास उपलब्ध है जहां पर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक में कवरेज नहीं है स्टैंड अलोन, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे दिक्कतें हैं और सही में जब इस कंपनी का आईपीओ आया तो करीब 1500-1600 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान, जो इनफैक्ट 1584 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान जो है 2024 FY24 में इस कंपनी ने किया था। और अभी भी कुछ हालात सुधरे नहीं है और जैसे कि गौरांग सर कह रहे हैं कि कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो भी लूज होते जा रहा है। कविता, मुझे याद है एक समय था ये कंपनी लीडर हुआ करती थी ईवी स्पेस में। Absolutely. अब ये तीसरे पायदान पे आ चुकी है। बजाज ऑटो, जैसे कि गौरांग सर कहते हैं कि जो दिग्गज प्लेयर है, जो एस्टैब्लिश प्लेयर है, जैसे कि आपके बजाज है, टीवीएस है, वो लगातार मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लेट्स सी मैनेजमेंट क्या करता है यहाँ पे हालात को सुधारने के लिए। गिरावट है और अच्छी खासी पिटाई इसकी हो रही है। इनफैक्ट आज सुबह एक सिटी की रिपोर्ट भी आई थी और सिटी काफ़ी कॉशियस है इस पूरे सेक्टर पे। वो कह रहे हैं कि आगे अनसर्टेनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक बार गौरांग सर से पूछ लेते हैं। गौरांग सर, क्या करना चाहिए सर ये आईटी स्टॉक्स में? एक तो कल फेड की बैठक है, उसके पहले दबाव, और ऊपर से सिटी का एक नोट आया है जो कि कह रहा है कि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। आप क्या कर रहे हैं आईटी सेक्टर में? आपका क्या कहना है आईटी सेक्टर को लेके? मैं ये कहूंगा वरुण के पहले तो बातों पर विश्वास मत कीजिए जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है वरुण के सूत्र के आधार पर खबरें या फिर किसी संस्थागत विदेशी की टिप्पणियों को लेकर के अगर आप कुछ निर्णय ले लेते हैं और अगर आपका निवेश उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय लेते हैं कि निकल जाने का, तो ये आने वाले समय में भविष्य में आपको शायद पछतावा होगा। और ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका में जो परिस्थितियां खड़ी हुई उसको लेकर के भारत में स्थापित आईटी कंपनियों पर छोटी मध्यम अवधि में शायद नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हो सकती है अगर वास्तविकता में सत्य साबित हो जाता है। तो अभी तक ऐसा कोई आसान नहीं है। जो मंदी की चपेट में आने की बात थी, आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मंदी में तो नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत धीमापन आ सकता है। तो पहले तो हमारी खरीदारी की राय है, ये अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना जियोजित में, और वो खरीदारी की राय काफी सारी कंपनियों पर है। मझौली कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं और दिग्गज कंपनियां हैं। हमें ये भी लगता है कि जिस प्रकार का वातावरण है आज की तारीख में, खास करके आईटी एनवायरनमेंट, आप देख लीजिए वेब अटैक्स, साइबर क्राइम्स और फिशिंग। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपने आईटी बजट को काटते हैं और आप अपने आईटी एनवायरनमेंट या प्लेटफॉर्म को एक्सपोज कर देते हैं एक्सटर्नल थ्रेट से, तो लोगों का भरोसा आपसे उड़ जाएगा। और अगर इसको बनाए रखना है और सकारात्मक बनाए रखना है तो आपको आईटी कंपनियों की सेवाएं और प्लेटफॉर्म्स की जरूरत लगेगी। तो ये मैं मानता हूं कि अमेरिका एक योगदान देता है भारत की कंपनियों की बैलेंस शीट पर, लेकिन अमेरिका को छोड़ करके भी हमारे भारत में स्थापित कंपनियां ना तो सिर्फ भारत में कामकाज करती है, लेकिन अमेरिका को छोड़ करके बाकी अन्य देश जहां पर वो कामकाज करते हैं। छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमने हमारी राय खरीदारी की बरकरार रखी है लंबी अवधि के लिए। अवधि के लिए आईटी कंपनियों में अभी भी बने रहने का समय है, नो डाउट। छोटे मोटे हिकअप्स जो, और आईटी सेक्टर ही ऐसा है जहाँ पे छोटे मोटे हिकअप्स जो है वो हमेशा आते रहते हैं। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है आईटी सेक्टर में। जिनने हमें सवाल भेजा है तो उनके सवाल भी ले लेते हैं। यहाँ पे धर्मेश जी ने भेजा है, टाटा स्टील का शेयर जो है इन्होंने बाय किया है, करीब करीब 180 के आसपास बाय किया है। तो क्या करना चाहिए शेयर में, ये जानना चाहते हैं, होल्ड करे या फिर सेल करे। इनफैक्ट आज तो खबर भी आई है कि वो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है या फिर सेफगार्ड ड्यूटी है वो यहाँ पे भारत लगाने की तैयारी में है। 12% के आसपास की सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की तैयारी में है। हालांकि स्ट्रीट मान के चल रहा था कि करीब 25% के आसपास की ड्यूटी लग सकती है। गौरांग सर, स्टील सेक्टर को लेकर आपकी क्या राय है? और ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर आई, क्योंकि पहले बार तो नहीं आई है, ये लगातार आती रही है, तो इसके चलते स्टील कंपनीज पे कितना फायदा होगा? आपकी क्या राय है स्टील कंपनीज को लेकर और खासकर टाटा स्टील? देखिए, पहले तो ये खबर को, अभी तक तो खबर ही है वरुण, इसको अमल में नहीं लाया गया है। अमल में लाया जाएगा कुछ समय में। दूसरी तरफ अमेरिका से, राष्ट्रपति से ये स्पष्टीकरण आया कि एल्यूमिनियम और स्टील प्रोडक्ट्स पे, कुछ एल्यूमिनियम और स्टील प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी 25% लगाएंगे।
तीसरी तरफ चाइना से जो खबरें आई वो एक सकारात्मक, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नकारात्मक खबर, एक सकारात्मक खबर। और ये हमारे देश में से अब ये ड्यूटी लगाने की बात की है ताकि स्थानीय धातु उत्पादन कंपनी जो करती हैं उनको समांतर स्तर मिले प्रतिस्पर्धा के लिए। आउट ऑफ टर्न बेनिफिट किसी को नहीं मिलना चाहिए, और हमारे देश में डंपिंग भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रही थी, तो ये कदम उठाना अनिवार्य था। हमारी खरीदारी की राय धातु क्षेत्र पर है, लेकिन उन कंपनियों के नाम लेने से पहले मेरे ख्याल से ये अनिवार्य होगा बताने कि आपके पास समय सीमा जो है धातु क्षेत्र में निवेश की वो 2-2.5 साल होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है और स्थानीय खपत को बढ़ने के लिए समय लगेगा। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, एनएमडीसी और जेएसपीएल, ये कुछ 5 या 6 कंपनियां हैं जहां बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। काउंटर्स पर आपको ध्यान रखना होगा, जिस तरह की कवरेज है गौरांग की उन्होंने सलाह दी। ओलो टायर्स के 175 शेयर 520 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है और इनका नज़रिया गौरांग लंबी अवधि का है। बताइएगा यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट, अच्छा लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो अब बाइंग प्राइस के लिहाज से कितना फेवरेबल है, हालांकि ये घाटे में है काफ़ी तगड़े। ये पहले तो अगर आपने 520 में खरीदा है तो 420 में आपको क्यों नहीं अच्छा लगता कविता, ये मेरा प्रश्न है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो टायर एक ऐसा पुर्जा होता है वाहन में जो कि बहुत ही अनिवार्य है। बिना टायर के तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। जिस प्रकार से रबर के दामों में कमी आई है, कच्चे तेल के दामों में कमी आई है, ये टायर उत्पादन कंपनी करने वाली कंपनियों को फायदेमंद होगा जहां तक लागत खर्च का सवाल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नीचे आएंगे, शुद्ध मुनाफे के मार्जिन बढ़ने की संभावना है। हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन तकल्लुफ यह है कि इनकी खरीद का भाव 520 का और हमारे लक्ष्यांक है 523 के। तो अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं इनको बिल्कुल कहूंगा कि जितने शेयर है उतनी मात्रा में, या अगर हो सके तो उससे ज्यादा आप यहाँ पर और खरीदारी करें, जिससे आपका निवेश का स्तर नीचे आ जाएगा और लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। देखिए कविता, टायर कंपनी के लिए एक तो रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत बड़ा है और उससे भी बड़ा है न्यू ऑर्डर मार्केट, जिस प्रकार से नए वाहन लॉन्च होते हैं हमारे देश में। तो लंबी अवधि का निवेश बने रहे, एवरेज करने की राय होगी। लंबी अवधि के लिए आप बने रहे, यहाँ पे निवेश की राय होगी। लेकिन गौरांग सर, जैसे कि आपने कहा कि टायर के बिना ऑटो नहीं चलता, वैसे टावर के बिना टेलीकॉम भी नहीं चलता। और हमारा अगला सवाल एक्चुअली उस पर ही था। इंडस टावर, हमारे एक व्यूअर है रवि कुमार, उन्होंने लिया है 800 शेयर 350 के भाव पे। तो यहाँ पे भी क्या रुकना चाहिए? टेलीकॉम की तेजी के साथ इंडस टावर भी चलेगा? तो इधर पर भी एक खबर आई थी, वो स्टार लिंक को लेकर के, वरुण अगर मेरे नाम सही अगर मैं जानता हूं, जो कि एलोन मस्क साहब की कंपनी है, और असमंजस परिस्थिति यहां भी थी। देखिए, जहां तक सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का सवाल है तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार इनके पास है, यहाँ पर खरीदारी की राय है। इंडस टावर में बने रहने की राय है। अगर आपने ऊपरी स्तर पर लिया है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी को लेकर के परिवर्तन हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, मुझे लग रहा है कि इंडस टावर जैसी कंपनियों की भूमिका काफी अहम होगी दूर संचार को आगे बढ़ाने के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और